आप सबका फिर से अल्प से एजुकेशन के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, लास्ट क्लास में क्या किए थे, हम लोगों ने बीपीएससी ट्री 2 के 1 to 5 के पेपर को सॉल्व कर रहे थे और कुछ क्वेश्चन हमने किया था, फिर हमारी क्लास अचानक ऑफ हो गई। फिर उस क्लास को आज हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो प्रश्न हमारे पास है, बिना देरी किए हम प्रश्न पर चलते हैं। एक घन का आयतन घन सेंटीमीटर क्यूब, ये आयतन का मात्रक होता है, यूनिट होती है। मैं कितना आयतन मतलब एक घन का आयतन घन सेंटीमीटर क्यूब में कितना है, जिसका विकर्ण √4√3 सेंटीमीटर है, 4√3 सेंटीमीटर है। मतलब विकर्ण की लंबाई दी हुई है। हम क्या किए, देखिए हल इसका, एक घन का फोटो बना लिया, ठीक है। घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होती है। घन के आयतन हमको निकालने हैं। घन के आयतन का फॉर्मूला, आयतन को ऐसे शॉर्ट में लिखा जाता है, बराबर ए क्यूब, मतलब भुजा क्यूब होता है घन का आयतन। और घन का जो विकर्ण दिया हुआ है, घन के विकर्ण का फॉर्मूला होता है विकर्ण √3a। ये v देके छोटा सा 0 दे दिया गया, समझिए ये विकर्ण है √3a, ठीक है। तो √3a विकर्ण की लंबाई बराबर, ये दिया हुआ है 4√3, यहाँ पे बराबर 4√3, √3 कट गया तो a का मान कितना आया, 4। मतलब a मतलब भुजा, घन की भुजा 4 सेंटीमीटर हो गई। अब घन का आयतन निकालना है, आयतन a क्यूब होता है, a की जगह 4 डाल दिए, 4 का क्यूब 64 हो गया। तो 64 सेंटीमीटर क्यूब, घन सेंटीमीटर आएगा, ये घन सेंटीमीटर, फिर सेंटीमीटर क्यूब नहीं देंगे। समझ में आ गया आपको? तो ये बहुत अच्छा प्रश्न था, हमने हल कर दिया, 64 आया। तो आप देख लीजिए 64 आंसर बी में है, इस प्रश्न का उत्तर बी होगा। हम समझ सकते हैं कि हम तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों को और जो हमारे वो अभ्यर्थी जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं अभी मार्च में होने वाले बीपीएससी के लिए, उनको समझ में आ गया होगा। इसी तरह का प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। ये प्रश्न अगर हम कक्षा की बात करें तो 7वीं और 8वीं का प्रश्न है, ये 7वीं कक्षा 7वीं और 8वीं का प्रश्न है। तो यही स्टैंडर्ड है। 1 to 5 में कुछ प्रश्न ऐसा है जो 9 10th का भी है, वो अभी हम करेंगे तो आपको बताएंगे। इसलिए हम लोगों को जो तैयारी करनी है वो माध्यमिक स्तर का करना है, कि बीपीएससी वाले हों, ये नवनियुक्त शिक्षक जो चयनित होना चाहते हैं वो हों, या फिर वो हमारे शिक्षक भाई बंधु जो सक्षमता की तैयारी कर रहे हैं, सक्षमता के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो इन सब के लिए जरूरी है कि वो अपनी प्रिपरेशन को, वो अपनी तैयारी को माध्यमिक स्तर पर रखें, सेकेंडरी लेवल पर रखें। तो आपको कहीं कोई परेशानी गणित के अंदर नहीं होगी और बहुत ज्यादा हाई फाई करने की जरूरत नहीं है। बस जितना हम लोग कर रहे हैं, आपको करा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं हम लोग करने की, आप इस लेवल पे आ जाइए, आपकी तैयारी अच्छी रहेगी। फिर हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरा प्रश्न लेते हैं। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है ये, हम लोग लिखे हैं x³ + 1 - x-1 के गुणनखंडों में से एक है। मतलब ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कौन सा ऑप्शन इसका एक गुणनखंड है, मतलब चेक करना है गुणनखंड के लिए। गुणनखंड होने का मतलब ये है कि जब इसको इससे भाग दिया जाए तो शेषफल 0 हो जाए। शेषफल कितना हो जाए, 0। जैसे 6 का गुणनखंड 2 है, 6 को 2 से भाग दीजिएगा तो शेषफल कितना बचेगा, 0 बचेगा। सेम चीज यहां पे है। तो गुणनखंड प्रमेय से इसको हम लोग बना सकते हैं। कैसे, सुनिएगा। ऑप्शन से बनाएंगे, बहुत आसानी से बन जाएगा। ऑप्शन से, जैसे x² + 1, तो इसका पहले शून्यक निकालेंगे, मतलब x² + 1 बराबर 0 करके x का मान निकालेंगे। शून्यक निकालने का मतलब यही है, शॉर्ट में बता रहे हैं, नहीं तो बहुत लंबा लेक्चर चलता है इस पे। तो हम शॉर्ट में देखिए, x² बराबर +1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और ये स्क्वायर जब इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट बचेगा। तो x बराबर √(-1). देखिए रूट के अंदर माइनस हो गया तो समझ जाइए कि ये संख्या वास्तविक नहीं है। रूट के अंदर माइनस होना संख्या वास्तविक नहीं है, ये संख्या काल्पनिक हो जाती है। तो फिर काल्पनिक संख्या पे हमको करना नहीं है, ठीक है। हाँ, तो इसका मतलब जब ये हमारा जो x का मान है ये वास्तविक आया ही नहीं, तो हम इसको और आगे नहीं बना सकते, नहीं हल कर सकते, क्योंकि ये काल्पनिक आ गया है और काल्पनिक का फिर मामला दूसरे ढंग से चलता है, उस पर हम लोगों को नहीं जाना है। तो ये सही नहीं है, ये चीज इसका गुणनखंड आएगा ही नहीं। चलिए चेक कर लेते हैं। ये देखिए x² - 1, इसको देख लेते हैं।
अब चेक करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर 0। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, माइनस वन उधर गया, एक्स बराबर रूट अंडर 1। तो 1 का वर्गमूल प्लस माइनस 1, मतलब प्लस 1 भी होगा माइनस 1 भी होगा, दोनों चीज को हमको लेना पड़ेगा। अगर किसी एक को छोड़ देंगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक बार x की वैल्यू 1 यहां भी रखेंगे और यहां भी रखेंगे, चेक करेंगे कि शेषफल 0 आता है कि नहीं। मतलब x का मान 1 रखने पे यहां और यहां सब मिला के 0 आना चाहिए। अगर 0 आ गया तो फिर ये गुणनखंड हो सकता है, 0 नहीं आया तो नहीं हो सकता। चेक करिए, 1 यहां रखिए, 1 पे पावर 3 1 आएगा, 1 जोड़ 1 2 हो गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 0 2 ही ना बचा, 0 तो आया नहीं। इसका मतलब प्लस 1 सही नहीं है। मतलब अगर x बराबर 1 रख देते हैं तो यहाँ पे फिर से देखिएगा, 1 का क्यूब x की जगह 1 रखना है, प्लस 1 माइनस 1, तो ये तो 0 हो गया, 1 माइनस 1 का क्यूब 1 जोड़ 1, तो ये 2 आ गया, 2 माइनस 0 2 ही बचेगा। हमको 0 आना चाहिए था इसको हल करके। इसका मतलब जब 1 रखने पे नहीं आया तो माइनस 1 पे अगर 0 आ भी जाता है तब भी ये सही नहीं है, क्योंकि प्लस 1 पे भी 0 आना चाहिए, माइनस 1 पे भी 0 आना चाहिए, तभी एक्स स्क्वायर माइनस 1 सही होगा। अगर 1 पर नहीं आया तो दूसरे पे आ भी जाता है तो भी हम लोग नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब बी भी सही नहीं है। अब माइनस 1, इसका हम लोग शून्य निकालते हैं, x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर क्या आएगा 1, मतलब x का मान 1 रखने पे, तो फिर तो वही बात आ गई ना, x का मान 1 रखेंगे तो 2 ही आएगा। इसका आना क्या चाहिए 0। क्यों 0 चाहिए, क्योंकि गुणनखंड होने के लिए शेषफल 0 होना जरूरी है। तो ये भी सही नहीं है। जब ये तीनों नहीं आया तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा, क्या होगा बताइए। ऑब्वियसली ई आंसर, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। ये आपको हमने शॉर्टकट बता दिया इसमें कि कौन सा इसका गुणनखंड है। चेक करने के लिए एक एक का शून्य निकालेंगे, मतलब जो भी दिया हुआ है उसको बराबर 0 करिए, x का मान निकालिए और उस मान को x की जगह पुट करिए, मतलब रखिए और हल करिए। अगर 0 दे देता है तो समझ जाइए गुणनखंड है, और अगर 0 नहीं देता है तो समझ जाइए गुणनखंड नहीं है। एक एक के पास जाके पहले इसको चेक किया, फिर इसको चेक किया, फिर इसको चेक किया। अगर कहीं पे भी 0 मिल जाता तो वो आंसर होता, 0 नहीं मिल पाया इसलिए वो आंसर नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग इस प्रश्न का हल देख लिए हैं। फिर हम लोग आगे प्रश्नों की तरफ भी चलते हैं। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। समीकरण x स्क्वायर माइनस 4 का मूल है। यहाँ पे मूल निकालने का मतलब है x का मान निकालना। मूल का मतलब क्या है, मूल का मतलब क्या है, x का मान निकालना। समझ में आएगा, आ गया होगा। अंग्रेजी में रूट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रूट्स। ठीक है, और हिंदी में इसको मूल बोलते हैं। x का मान, तो x का मान निकालना बहुत आसान है। माइनस 4 है, इधर है, उधर भेज दीजिए, तो x स्क्वायर बराबर 4 आ गया। अब ये जो स्क्वायर है उधर जाके स्क्वायर रूट बनेगा, हम लोग पढ़े हैं। सो x बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 4, मतलब 4 का वर्गमूल। तो x बराबर 4 का वर्गमूल क्या होगा, प्लस माइनस 2। किसी भी संख्या के वर्गमूल का दो मान, प्लस भी और माइनस भी। तो x बराबर प्लस 2 भी होगा और x बराबर माइनस 2 भी होगा। ऑप्शन की तरफ आइए, प्लस 2 भी है, माइनस 2 भी है। तो अब बताइए क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली 1 से अधिक होना चाहिए। ठीक है, अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। अगर थोड़ा सा ध्यान नहीं रखिएगा तो फिर आप गलत कर जाइएगा। क्या, अक्सर लोग ये समझते हैं अच्छा 4 का वर्गमूल 2 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तुरंत आप लिखेंगे x बराबर 2 और 2 यहां मुंह बाएं खड़ा है, एकदम बिल्कुल पूरी तरह खड़ा है। होना चाहिए था d, आप गलती से लगा के आ जाएंगे a, मतलब 2। अक्सर हमारे शिक्षक साथी या अक्सर जो बीपीएससी का एग्जाम लिखे थे वो हमारे भाई बहन वो गलती कर गए, क्योंकि उनको पता है 4 का वर्गमूल 2 होता है। ये भी पता रखना होगा हमारे तमाम अभ्यर्थी और सक्षमता परीक्षा के लिए जाने वाले हमारे शिक्षक साथियों को कि किसी भी संख्या का वर्गमूल प्लस और माइनस दोनों में लिया जाता है। जैसा कि इससे पिछले वाले प्रश्न में एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 में जब x का हम लोग मान निकाले थे तो हम 1 का वर्गमूल प्लस 1 और माइनस 1 दोनों ही लिखे थे।
अगर किसी साथी को वर्ग वर्गमूल में दिक्कत है तो हम वर्ग वर्गमूल की क्लास लेके रखे हैं। आप वर्ग वर्गमूल वाले प्लेलिस्ट में जाइए, वर्ग वर्गमूल वाले चैप्टर में जाकर के ओके कीजिए और अब पूरी वीडियोस देख लीजिए। 2 पार्ट में वीडियो बना हुआ है, पूरा वर्ग वर्गमूल आपको आ जाएगा, कहीं कोई मसला नहीं है। क्योंकि हम तो सिस्टमेटिक ढंग से सीक्वेंस में चल ही रहे हैं। बीच में एक बात आ गई कि सर बीपीएससी का भी पेपर हल कर दीजिए, तो हम हल कर रहे हैं। और आप ये भी देख रहे होंगे हम वो चैप्टर जो पढ़ा चुके हैं उससे कितने सारे प्रश्न आए हुए हैं, कितना इस्तेमाल है उन चीजों का, तो ये देखने वाली बात होती है। तो आपको समझ में आ गया कि कैसे निकलता है ये। इसका एक निकालने का तरीका और भी है। एक तो तरीका ये है, एक और तरीका है कैसे, जैसे ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 लिखा हुआ है, तो 4 को हम लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4 होता है बराबर 0। ए स्क्वायर, एक्स को ए मान लीजिए और 2 को बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब एक्स प्लस 2 गुणा एक्स माइनस 2 बराबर 0। अब इसको भी 0 के बराबर कर दीजिए, इसको भी 0 के बराबर कर दीजिए, x प्लस 2 बराबर 0, x माइनस 2 बराबर 0। यहां से x का मान माइनस 2 आ जाएगा और यहां से x का मान 2 आ जाएगा। तो देखिए x का 2 मान हो गया, माइनस 2 भी प्लस 2 भी। चाहे ऐसे निकाल लीजिए, ऐसे निकालना आसान इसलिए होता है कि 2 ही लाइन में बन जाता है, बहुत आसानी से बिना लिखे भी बना सकते हैं आप। बिना लिखे कैसे, माइनस 4 उधर जाएगा जी, प्लस 4 और स्क्वायर जाके उधर स्क्वायर रूट बैठेगा, वर्गमूल बैठेगा, 4 का वर्गमूल प्लस माइनस 2, बिना लिखे। ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं। ये तो हम अपने तमाम शिक्षक साथी जो गणित को भूल चुके हैं, हम उनको गणित याद दिला रहे हैं, इसीलिए हम ये सारी चीज को लिखते हैं। अगर बनाने की बात आती है तो बिना लिखे हम आप बना सकते हैं इसको बहुत आसानी से। जिनकी गणित अच्छी है उनके लिए बहुत आसानी है, बाकी जो थोड़े से किसी वजह से फिसल रहे हैं, अगर वो थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं, समय दे देते हैं, तो इंशाल्लाह उसका भी अच्छा हो जाएगा। तो हम लोग अब हम दूसरी प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं उस प्रश्न के अंदर क्या है। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। यदि 3x प्लस वाई बराबर 5 है और x माइनस वाई बराबर 3 है तो x और y का मान निकालना है। हम आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ा चुके हैं, 1 चर वाला रैखिक समीकरण भी पढ़ाए हैं और 2 चर वाले रैखिक समीकरण भी पढ़ाए हैं। हम अपने शिक्षक साथी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जरूर फिर से उस वीडियो पर चले जाएं, आप बहुत आसानी से देख सकते हैं अगर आप भूल गए हो तो, और अगर याद है तो कोई मसला नहीं है। हम प्रश्न का हल प्रश्न से तो कर ही सकते हैं, अदरवाइज हम ऑप्शन से भी ऐसे प्रश्नों को आसानी से बना सकते हैं। कैसे ऑप्शन से ट्राई करेंगे, देखिए मान लेते हैं ये ही आंसर है पहला वाला, तो x की जगह 2 और y की जगह -1, तो इस समीकरण में x की जगह 2 और y की जगह -1 रखेंगे और इसको हल करेंगे, देखेंगे 5 आता है कि नहीं। अगर यहां मिल जाता है 5 तो फिर x की जगह फिर 2 और y की जगह -1 यहां पे भी रखेंगे, देखते हैं 3 आता है कि नहीं। अगर दोनों समीकरण को संतुष्ट कर देता है, मतलब LHS में मान रखने पर RHS के बराबर आ जाता है, तो हम समझ जाते हैं कि यही आंसर है। अगर एक समीकरण को संतुष्ट करता है और दूसरे को संतुष्ट नहीं करता है तो फिर वो सही नहीं हो सकता है। ऑप्शन से बनाने का तरीका समझ गए, चलिए हम मान रख के देख लेते हैं। x की जगह 2 रखिए, 3 गुना 2 जोड़ y की जगह -1, यहाँ जोड़ और -1 दोनों साथ आता है इसलिए ब्रैकेट देना पड़ेगा। इसको हल करते हैं, 3 दूना 6 प्लस माइनस -1, 6 - 1 5, आगे 5 संतुष्ट हो रहा है। तो x यही मान इस वाले में भी रखेंगे, x की जगह फिर रखिए 2 हो गया, माइनस है ये वाला माइनस, y की जगह -1, तो 2 और माइनस +1, 2 जोड़े 3, तो दोनों को संतुष्ट कर दिया, तो यही वाला सही होगा, गारंटी है। आप चाहें तो दूसरा भी चेक कर सकते हैं, हो सकता है ये वाला भी हो जाए, हो सकता है ये भी हो जाए, इसी तरह आप चेक करते रहिए। अगर ये भी हो गया, ये भी हो गया, तब तो आंसर हो जाएगा 1 से अधिक, तो आप चेक करिएगा, ठीक है। अच्छा 1 से अधिक होगा या एक ही होगा, इसको आप दूसरे ढंग से भी बना सकते हैं। हम आपको बताए थे 2 चर वाले रैखिक समीकरण में याद होगा अद्वितीय हल, कि किसका अद्वितीय हल होगा, किसका 1 से अधिक हल होगा, किसका कोई भी हल नहीं होगा। कैसे, जैसे x का गुणांक यहाँ और x का गुणांक यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, तो 3/1 बराबर नहीं होना चाहिए, इसके साथ 1 और इसके साथ -1, 1/-1 के, तो 3 और इधर से -1 आपस में बराबर नहीं है। तो जब a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं है तो फिर क्या होता है, अद्वितीय हल होता है।
तो मतलब जिसका दूसरा मुमकिन नहीं है, तो इस समीकरण का दूसरा हल मुमकिन नहीं है, यही एक हल हो सकता है, तो यही वाला आंसर सही है। ये वाला सब हल अगर चेक करना हो तो फिर x की जगह -2 और y की जगह -1 रख करके देख लीजिए, 5 नहीं आएगा। अगर इस वाले में आएगा भी तो इसमें नहीं आएगा, इसमें 3 नहीं आएगा, मतलब दोनों समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा। वही हल होगा, वही x का मान y का मान होगा जो दोनों ही समीकरण को संतुष्ट करे। जो दोनों समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा वो आंसर नहीं है। आपको समझ में आ रहा है? हम जो इतनी बात कर रहे हैं बिल्कुल समझ में आएगा अगर आप ध्यान से देख लें तो, क्योंकि आप पहले से गणित जानते हैं, पहले से ही गणित आपको आती है, बस थोड़ा सा हम आपकी कोशिश में मदद कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है ये। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है? मतलब ये जो ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है का मतलब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, वर्ग वर्गमूल आप फिर याद करें। देखिए वर्ग वर्गमूल से कितना सारा प्रश्न है, कितना प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है टॉपिक। वर्ग वर्गमूल, घन घनमूल, संख्या पद्धति, ये सारी चीज हम पहले ले चुके हैं, इसलिए आज हम आपको बीपीएससी के प्रश्नों को हल करके और जो जो प्रश्न हमारे पढ़ाए हुए में से है या उन चीजों का यहाँ पे प्रयोग हो रहा है, हम आपको बार बार याद इसलिए दिला रहे हैं कि अगर आप भूल गए हैं तो अपने नोट्स उठा के पढ़ लीजिए, अगर आप भूल गए तो वीडियोस फिर से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। क्लास में भी जरूरी है। देखिए तो हम आपको बताए थे कि कैसे पता लगाएंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इस बात का पता लगाने के लिए कि किसी भी संख्या के आखिरी का अंक मतलब इकाई का अंक क्या क्या नहीं होना चाहिए था, 2, 3, 7 और 8 नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था पूर्ण वर्ग संख्या के लिए। तो कह रहा है नहीं है, तो जिसके आखिर में 2, 3, 7, 8 है समझिए वो पूर्ण संख्या नहीं है। चेक करिए, आखिर में 1 है, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, 5 है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, 7 है, तो देखिए यह 7 है ना, ये तो जिसके आखिर में 7 है समझिए वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ये वाला संख्या नहीं है। तो इसका मतलब प्रश्न के हिसाब से ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, लेकिन प्रश्न के हिसाब से यही वाला आंसर सही है, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है और यही पूछ भी रहा है कि प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है। वर्ग का मतलब यहाँ पूर्ण वर्ग से है। आप समझ में आ गया? तो इस ढंग से कुछ प्रश्न ऐसा है कि जिसपे कलम चलाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा याद है कंडीशन, विशेषता, बहुत आसानी से प्रश्नों को हल कर सकते हैं बिना कुछ लिखे, जैसा कि ये प्रश्न आपने देखा। चलिए अब हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए अब हम इस प्रश्न को हल करने जा रहे हैं। यदि 1.5 ये 1.5 है, 1.5 x बराबर है 0.004y है ना, ये दोनों बराबर है, तो y माइनस एक्स बचे y प्लस एक्स का मान क्या होगा? तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण से चाहे y का मान निकाल के y की जगह रख दें या x का मान निकाल के x की जगह रख दें और हल कर लें, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं किसका मान आसानी से निकल सकता है। जैसे ये देखिए 15 है, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आएगा, ऊपर x लिख दिया, बराबर यहां लिखेंगे 4, अब पॉइंट हटाएंगे 1, इसके बदले 2 0 क्योंकि 2 अंक है, ऊपर y लिख दिया। अब 1 0 1 0 नीचे नीचे कट गया और यहां से कटेगा, देखिए 2 दूना 4 तो 5 10, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, 15 5 75x बराबर 2y। तो y का मान अगर निकालना चाह रहे हैं तो 2 जो उसके साथ गुणा में है वो आके इधर भाग लगेगा, हम लिखेंगे y बराबर 75x बटे 2, ये y का मान आ गया। अब इस y के मान को y की जगह ऊपर और नीचे रख दीजिए। चलिए y की जगह हम लोग रखते हैं, तो y की जगह रखेंगे 75x बटे 2 माइनस x ऊपर भी रखा और नीचे में भी y का मान रखेंगे, देखिएगा 75x बटे 2 प्लस x हो गया। अब ऊपर एलसीएम लीजिए, कुछ नहीं, अब कितना आएगा देखिए, ऊपर तो 75x ही आएगा माइनस 2x बटे बटे का जोड़ बनाना है, नीचे एलसीएम 2, फिर से 75x जोड़ 2x। अब देखिए नीचे का 2 2 कट गया, 75x में से 2x माइनस होगा 73x बटे 75x जोड़ 2x 77x और फिर x x कट गया, क्या आया बताइए, 73 बटे 77। देखिए कहां है 73 बटे 77, तो ये आंसर है। समझ गए ना? अक्सर इस तरह का प्रश्न होता है, यहाँ x और y के टर्म में है, इसके रूप में है, इसके पद में है, कहीं a और b के रूप में होता है, इसलिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पेन पेपर आपके पास है, थोड़ी सी प्रैक्टिस लगानी है, आंसर एकदम आ ही जाता है।
तो इस ढंग से इसको हम लोग हल करते हैं। अब हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए देखिए हम लोग इसको हल करते हैं, सुनिएगा, देखिएगा ध्यान से। कुछ नहीं है, बस वर्गमूल। देखिए कितना सारा प्रश्न वर्गमूल के ऊपर है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। वर्गमूल करनी आधारित जो भी प्रश्न है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और घातांक, हम घातांक भी आपको पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं घातांक। तो हम चाहेंगे कि हमारे तमाम अभ्यर्थी जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, हमारे तमाम वो शिक्षक साथी जो सक्षमता परीक्षा के लिए जा रहे हैं, वो बिल्कुल इस ढंग के प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लें। गारंटी आपको बहुत अच्छे गणित में नंबर आने जा रहे हैं। और बिल्कुल नहीं घबराइएगा। चलिए देखते हैं क्या करना है इसमें। कुछ नहीं, पहले दशमलव का मामला हल करिए। देखिए यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ बीच में गुणा है, दशमलव के बाद 2 अंक और यहाँ 1 अंक, मतलब समझ जाइए यहाँ भी 3 अंक है। तो दशमलव का मामला यहाँ का और ऊपर का ये पूरा खत्म ही हो गया। 2 अंक यहाँ, 1 अंक यहाँ, मिला के 3 अंक और 3 अंक यहाँ भी, तो खत्म हो गया मामला और लिखने की जरूरत नहीं है। अब जो बचा उसी को काटिए। देखिए 7 बचा ना, 7 छक्के 42, काट दिया, ठीक है। अच्छा और काटिए, ये देखिए 2 से कटेगा, 17 दूना 34, तो आप यहां से काट सकते हैं 2 से, 17 दूना 34 और 2 से काटिए इसको, 2 दसानी 20, 2 दूना 4, फिर 17 से कटेगा, 17 छक्के 102, 6, तो रूट के अंदर 6 गुना 6 2 बार है, तो 2 बार 6 में 1 बार 6 ले लेंगे। आ रहा है समझ में? देखिए प्रश्न ही के अंदर हम काट पीट के बना दिए। अब प्रश्न तो आप स्टार्टिंग में जो लिखा हुआ था वो फ्रेश था, आप वहां से बैक करके नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आंसर क्या आता है? 6 आता है। इस तरह के प्रश्नों में बिल्कुल समय नहीं लगता है, आप जहां प्रश्न है वहीं पे काट पीट कीजिए, आंसर निकाल दीजिए, बस खेल खत्म। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है ये, प्रतिशत का प्रश्न है। यदि y का x प्रतिशत 100 है, पहले एक लाइन पढ़ेंगे, इस पे जो कुछ समझ में आ रहा है उसको पहले लिख लेंगे। यदि y का, देखिए y का मतलब गुना, हम बता चुके हैं, x प्रतिशत x बटे 100, y का x प्रतिशत 100 है, मतलब x प्रतिशत मतलब x बटे 100 बराबर कितना है दिया हुआ? 100 है, तो हम लिख लेंगे 100। समझ में आ गया आपको? तो ये मान लेते हैं कि एक समीकरण है। चलिए एक समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण यहां से z का y प्रतिशत 200 है, तो z का मतलब गुना y प्रतिशत y बटे 100 बराबर 200 है। दोनों 200 हो गया, बस हल यही, आंसर यही आ जाएगा। इन दोनों में संबंध, जब भी किसी दो समीकरण में संबंध दिखे ना, आप दोनों को भाग दे दीजिए। क्या दे दीजिए? भाग। अक्सर यही होता है, बस दोनों में भाग दीजिए, देखिए खटखट आंसर आएगा। ऊपर क्या आ गया बोलिए? yx, y गुना x, yx बटे 100, यही ना आया, और बटे इन दोनों में zy बटे 100 बराबर, इधर है 100 ऊपर और नीचे 200, बस हो गया। नीचे का 100 कट गया, और इधर भी ऊपर y, इधर भी ऊपर y है, और इधर का 2 0, इधर का 2 0 कैंसिल, ऊपर x बचा, नीचे z बचा, तो हम लिखेंगे x बटे z बराबर, यहां ऊपर 1 बचा और नीचे 2 बचा, बस। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, z गुना 1, z बराबर 2 गुना x, 2x। देखिए आंसर z बराबर 2x कहां है ना? z बराबर 2x। अच्छा, हम आपसे यहां पे एक बात ये भी कहेंगे, क्योंकि आंसर का जो ऑप्शंस दिया हुआ है उसमें एक से अधिक भी है, हम जो इसके अलावे जो 2 ऑप्शन और है उसको भी टच करेंगे, कहीं इन दोनों के हल में z बराबर 2x तो नहीं छुपा हुआ है। अगर वैसा होगा तब तो एक से अधिक आंसर हो जाएगा। चेक कर लेते हैं। जैसे यहां देखिए x बराबर 2z आता है, जबकि आना चाहिए z बराबर 2x, सही नहीं है, और z बराबर 4x है, ये भी सही नहीं है। तब हम अश्योर हो जाएंगे कि बी आंसर ही सही है, z बराबर 2x। क्योंकि होता क्या है कि आप z बराबर 2x निकाले, ऑप्शन में मौजूद है, पता चला कि सी ऑप्शन में या ए ऑप्शन में एक समीकरण ऐसा है, अगर उसको हल कर दिया जाता तो यहां पे भी z बराबर 2x आ जाता, तब क्या सही होता बोलिए? बी भी होता और सी भी होता। जाहिर है एक से अधिक आंसर आता, तो एक से अधिक के लिए फिर तो डी आंसर चला जाता। अक्सर लोग यहां पे गलत कर जाते हैं, लेकिन आपको गलत नहीं करना है, क्योंकि आप मेरे साथ चल रहे हैं। ठीक है, चलिए हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। देखिए अब हम लोग दूसरे प्रश्न को देख रहे हैं। जैसा कि प्रश्न आपके सामने है, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बताइए क्या होगा। तो पहले समबाहु त्रिभुज देख लें। त्रिभुज की ये शक्ल है, और समबाहु किसको बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं।
ए बी, बी सी और ए सी तीनों भुजा बराबर हो गया तो हो गया समबाहु। सम का मतलब होता है बराबर, बाहु का मतलब होता है बाजू। यहाँ पे बाहु का मतलब भुजा है। समबाहु मतलब बराबर भुजा वाली त्रिभुज, समबाहु हो गया। अगर तीनों भुजाएं बराबर ना हो तो विषमबाहु त्रिभुज। अगर दो भुजा बराबर हो तो समद्विबाहु त्रिभुज। द्वि का मतलब दो है वहां पर, तो ये तो समबाहु है, तीनों भुजाएं बराबर हो जाएगी। तो मान लीजिए ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। यहाँ समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई मालूम है, क्षेत्रफल निकालना है, तो समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई का फॉर्मूला है, देखिएगा समबाहु त्रिभुज की, ये त्रिभुज का चिन्ह है कि ऊंचाई का फॉर्मूला है √3/2 इंटू ए, ये गुणा मतलब √3/2 इंटू ए, ये फॉर्मूला है। और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर मतलब साइड स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। समझ गए होंगे आप, बिल्कुल समझिएगा ध्यान से। तो अब हम ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या दिया हुआ 10, तो इसके जगह क्या लिख देंगे 10 बराबर √3/2 गुणा ए। बस इसको हल करके ए निकालिए। देखिए ए कैसे निकले, ए मतलब भुजा, ए निकालिए, कोना कोना गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 गुना 10 20 और √3 जो उधर गुना में इधर आएगा तो भाग में लगेगा, √3 बराबर ए मतलब भुजा आ गया 20/√3। अब हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला देखिए, क्षेत्रफल बराबर √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, भुजा दिया हुआ है 20/√3, यहां लिख देंगे 20/√3 होल स्क्वायर। बस इसको हल कर दीजिए, √3/4 इंटू 20 का स्क्वायर 400, √3 का स्क्वायर √3 गुना √3 3 होगा। जब दो संख्या का वर्ग मतलब सेम वर्गमूल के अंदर आता है और दोनों संख्या गुणा होती है तो वर्गमूल गायब हो जाता है। जैसे √5 गुना √5 5 आएगा, √6 गुना √6 6 आएगा, √a गुना √a a आएगा। इसी तरह से √3 का स्क्वायर मतलब √3 गुना √3 हम 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 3, 4 से ये कट जाएगा, देखिए 4 से क्या कटेगा 100, और ये √3 है, यहाँ 3 है, इस 3 को लिख सकते हैं जैसे यहाँ, चलिए 3 को मैं यहाँ √3 का जो स्क्वायर है यहाँ हम ऐसे लिख सकते थे √3 गुना √3। अब ये √3 कट गया, नीचे क्या बचा √3, ऊपर बचा 100, तो आंसर आएगा 100/√3। ठीक है, आप देख लीजिए कहां है 100/√3, ये आंसर है। तो इसमें दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है, एक तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला और क्षेत्रफल का फॉर्मूला। इसी तरह से हर एक त्रिभुज के ऊंचाई और क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला भी है, अपना तरीका भी है, वो हम धीरे धीरे अभी आपको ये आज हम खत्म करेंगे। एक प्रश्न और रह गया है, उसको भी ले लेते हैं। उसके बाद हम आपको बता देंगे कि कल की क्लास के अंदर हम लोग प्रतिशत पढ़ेंगे। प्रतिशत में 2 क्लास चलेगी, उसके बाद लाभ हानि में घुसेंगे और लाभ हानि के बाद फिर हम लोग अपने आप क्षेत्रफल और क्षेत्रमिति के अंदर चले जाएंगे, परिमिति वगैरह हम पढ़ेंगे। बहुत अच्छे से हमारी क्लास चल रही है। बस हम ये चाहेंगे कि हमारे शिक्षक साथी वीडियोस को जरूर शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब तो करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा, इसलिए कि फिर आपको नोटिफिकेशन ही नहीं मिलेगी। अक्सर हमारे शिक्षक बंधु की ये शिकायत मुझसे रहती है कि सर आप तो डेली क्लास दे रहे हैं लेकिन हमको पता ही नहीं चलता है। पता इसलिए नहीं चलता है क्योंकि आप बेल आइकन दबाए नहीं हुए हैं। बेल आइकन दबा दीजिए, डिसेबल को ओके कर दीजिए, मतलब डिसेबल खत्म कर दीजिए, एबल में ले आइए, ऑल पे आप क्लिक कर दीजिए, आपको सारी नोटिफिकेशंस हमारी वीडियोस के ताल्लुक से मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए अब एक और आखिरी सवाल हम लेकर के बीपीएससी ट्री 2 का समझिए पूरा प्रश्न हमारा ओवर हो गया, पहला पार्ट और दूसरे पार्ट के अंदर। तो हम लोग दूसरे प्रश्न और आखिरी प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखते हैं दूसरे प्रश्न को, निम्नलिखित में से कौन सा एक पद है। देखिएगा एक पद मतलब इसमें जो बहुपद वाला सब ऑप्शन लिखा हुआ है, बीज व्यंजक लिखा हुआ है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बीज व्यंजक बोलते हैं हिंदी में इसको। इसमें किसमें एक पद है। पद के बारे में थोड़ा ये ध्यान दीजिए कि पद जो है ना ये जोड़ से सेपरेट होता है, जोड़ या घटा से अलग होता है। कैसे देखिएगा, मान लेते हैं a + b + 3c और ये माइनस ले लेते हैं, चलिए हम माइनस ले लेते हैं। तो प्लस से पहले एक पद, प्लस के बाद एक पद हो गया, मतलब ये एक पद हुआ, प्लस के बाद दूसरा पद,
फिर माइनस से पहले वाला पद और माइनस के बाद। जैसे यहाँ c और 3 के बीच में गुणा चिन्ह है, तो ये नहीं कि 3 एक पद हुआ c एक पद हुआ, ऐसा नहीं होता है। तो पद आपस में जोड़ और घटा से अलग होता है, याद रखिएगा। जोड़ से पहले का पद काउंट होता चला जाएगा। जैसे इसमें आप बता सकते हैं कि कितना पद है, बता सकते हैं। जैसे जोड़ से पहले एक पद, जोड़ के बाद ये पद, फिर घटा के बाद ये पद, ये तो ऑलरेडी गिनती हो चुकी है इसकी। तो एक और ये दूसरा और ये तीसरा, तो टोटल कितना पद है? 3 पद है। अब बताइए तो कितना पद है? 2 पद है। अच्छा अब बताइए तो कितना पद है? 1 पद है। तो क्योंकि आगे पीछे कुछ है नहीं जोड़ के साथ, अगर यहाँ पे 2 लिख देते 2a, तो अब बताइए तो कितना पद है? तब भी एक ही होता, 2 नहीं बोलिएगा, क्योंकि हम अभी बार बार बोल रहे हैं कि पद जो है ये जोड़ और घटा से अलग होता है। इन दोनों के बीच कहीं जोड़ का चिन्ह है क्या? हाँ, अगर इन दोनों के बीच कहीं जोड़ का चिन्ह होता तब 2 पद हो जाता, लेकिन क्योंकि कोई जोड़ और घटा का चिन्ह नहीं है, इसीलिए 2a में एक ही पद है। क्लियर है? अब बताइए एक पद, इसमें कितना पद है? एक ही पद है ना, क्योंकि ना जोड़ है आगे ना घटा है आगे, एक ही पद है, तो एक पद पूछा गया, यही आंसर है। ठीक है। अच्छा इसमें कितना पद है? जोड़ से पहले जोड़ के बाद, कुल मिला के कितना पद? 2। और इसमें कितना पद? 3 पद है। तो हमको एक पद पूछा था, तो एक पद ये है। समझ में आ गया पद? देखिए कितना अच्छा प्रश्न था, जिसको ये ज्ञान होगा कि और थोड़ी सी मालूमात होगी कि पद कैसे गिनती करते हैं, तो वो गलत नहीं करेंगे। नहीं तो अक्सर हमारे शिक्षक साथी या अभ्यर्थी क्या कर सकते हैं, वो ये सोचे अच्छा 4 एक पद है और x स्क्वायर एक पद है, इसमें बोलेगा 2 पद है। एकदम गलत। पद जोड़ और घटा से ही अलग होता है, गुणा और भागा से अलग नहीं होता। तो इस तरह से आप बहुपद का ये प्रश्न था बीजीय व्यंजक में से, हम लोग बच्चों को अक्सर पढ़ाते रहते हैं ये सारी चीजें। तो इस तरह से जो भी बीपीएससी में कुल 15 प्रश्न पूछे गए, सारे प्रश्नों के हल हम अपने क्लास 1 फर्स्ट क्लास पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर हमने डिस्कस कर दिया आपको। ये बीपीएससी ट्री 2 1 to 5 का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे थे, हल कर रहे थे। अब हम बहुत जल्द थोड़ा सा 1-2 चैप्टर और आगे बढ़ा देंगे, फिर 6 to 8 का भी पेपर हम डिस्कस कर देंगे क्लास के अंदर, और ट्री 1 का भी पेपर क्लास के अंदर डिस्कस कर देंगे। आप बिल्कुल नहीं घबराइएगा, हम आपकी क्लास बहुत सीक्वेंस पे इन एन ऑर्डर लेके चल रहे हैं। हम ये चाहेंगे कि आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, और हम आपके लिए बिल्कुल प्रार्थना भी करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी चलता रहे, और बिल्कुल आप घबराइए नहीं, प्रैक्टिस में लगे रहिए। वो दिन दूर नहीं है जब आप मनचाहे जगह नौकरी करेंगे, जब आप जहां जी चाहे, जैसे अभ्यर्थी वो जो अभी बीपीएससी के लिए जा रहे हैं, उनके लिए भी अच्छा स्कोर गणित में करना जरूरी होता है, क्योंकि वो उनको तभी होम डिस्ट्रिक्ट मिलता है, वो जिस प्लेस को ज्वाइन करना चाहते हैं वो जगह मिलती है। तो गणित हमारे साथ चलते रहिए, हम आपके साथ हैं, आप हमारा साथ दीजिए। आपको हमारे साथ देने के लिए बस वीडियोस को शेयर, लाइक्स और सब्सक्राइब करने हैं, बेल आइकन्स दबाने हैं, और इससे ज्यादा हमारे साथ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। बाकी हम आपके साथ साथ चलते रहते हैं, चलते रहिए। फिर हम बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे प्रतिशत के साथ, परसेंटेज के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।